तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर आप लोग का स्वागत है प्रखर की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, जहां होंगे स्वस्थ होंगे। तो लगभग 1.5 सालों बाद आज मैं फिर यूट्यूब पे आ रहा हूँ, क्योंकि आँख में कुछ दिक्कत की वजह से मैं वीडियोस और फिर एडिटिंग वगैरह का काम नहीं कर पा रहा था। तो यही सब कारण था जिस वजह से मैं इतने लंबे समय तक गायब था। तो अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। हमें आए दिन न जाने कितने ऐसे लोगों के बारे में सुनने को मिलता है जो जुर्म की दुनिया से ताल्लुकात रखते हैं या फिर अपने किए कामों की वजह से गलत रास्तों पे चले जाते हैं या फिर समाज से या फिर अच्छे लोगों से एक अलग हो जाते हैं, कट जाते हैं। लेकिन आज मैं जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो उसके बारे में जब मुझे सुनने को मिला या फिर आगे आप जब आप सुनेंगे तो शायद आपका खून खौल उठेगा या फिर यूं कहें कि आप खुद चाहेंगे कि उसे खुद से सजा दे दें, या फिर उसके लिए तो सजाए मौत भी कम सजा होगी। क्योंकि एक ऐसे एक अपराधी के बारे में है ये कहानी जो जिसका लोगों से, अपने दुश्मनों से या फिर अपने विरोधियों से निपटने का जो तरीका था वो इतना दरिंदगी भरा था, इतना घिनौना था कि उसे शायद सुनने के बाद कहीं ना कहीं आपका भी खून खोल उठेगा। ये कहानी है भारत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव की, जिसका जन्म नागपुर में 1971 में हुआ था। अक्कू यादव बिलो मिडिल क्लास फैमिली में जन्मा था और साथ ही इसके दो भाई और भी थे। लेकिन बचपन से ही अक्कू यादव को लग्जरी लाइफ जीने का या फिर यूं कहें कि बदमाशी की दुनिया में आने का, या फिर जब वो किसी मूवीज को देखता तो उसका भी मन होता कि हाँ यार मतलब आमतौर पे जहाँ लोग हीरो से इंस्पायर होते थे वो विलन से इंस्पायर होता था कि हाँ यार इसकी लाइफ है, ये जैसे चाहे वैसे कर देता है, पुलिस कानून सब इसके जेब में है। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से या फिर उसके दिमाग में क्या बैठ गया था ये तो मालिक ही जाने। इन्हीं सब चीजों की वजह से अक्कू यादव धीरे धीरे जुर्म की दुनिया में एक तरह से इंटरेस्टेड होता गया और मौका मिलते ही आगे भी बढ़ गया और अपने जैसे कुछ लोगों के साथ मिलकर ही वो चोरी और लूटपाट जैसे छोटे मोटे कांड करने लगा। और देखते ही देखते अक्कू यादव अपने इलाके या फिर यूं कहें कि अपने जिले में एक नामचीन बदमाश हो गया। और शुरू में जब ये लूटपाट करने लगा तो लोगों ने इसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन की। लेकिन कहते हैं ना कि किसी जुर्म को बढ़ने में पुलिस का भी बहुत ज्यादा योगदान होता है, तो ऐसा ही कुछ हुआ था अक्कू यादव के साथ। क्योंकि जब वो चोरी और लूटपाट करता था तो उसका कुछ हिस्सा ये पुलिस को भी कहीं ना कहीं पहुंचा देता था, जिसकी वजह से पुलिस की भी इसमें काफी मिलीभगत थी। तो जब लोगों ने इसके खिलाफ कंप्लेन की तो पुलिस ने इसको गिरफ्तार करने के बजाय कंप्लेन करने वाले का नाम और एड्रेस अक्कू यादव को दे दिया। फिर क्या था, आमतौर पे अब किसी गैंगस्टर या किसी माफिया को या फिर किसी अपराधी को पुलिस का ही डर होता है। लेकिन जब अब पुलिस की ही मिली भगत थी तो अक्कू यादव को किसी का डर नहीं रह गया था। और जब कंप्लेन करने वाले के घर और एड्रेस का उसको पता चला तो अपने कुछ साथियों के साथ कंप्लेन करने वाले के घर पे वो दोपहर को लगभग 3 बजे पहुंचता है और दरवाजे पे बेल बजाता है। अब दोपहर का समय था तो आमतौर पे गांव में लोग खाना खाने के बाद या फिर कुछ जो भी अपना दिन भर का काम करने के बाद दोपहर को हल्की नींद लेते हैं, तो ऐसा ही कुछ कंप्लेन करने वाले की फैमिली ने भी किया था। तो वो लोग नींद में सो रहे थे। अब दरवाजे पे तब तो बेल वगैरह थी नहीं, तो खटखटाने की आवाज आती है। तो वो जिसका घर था वो मालिक बाहर निकलता है और बाहर जब निकलता है तो सामने अक्कू यादव को दिखता है और थोड़ा सहम जाता है। अब फिर इसके बाद क्या होता है कि अक्कू यादव बात ही बात में चाकू जो कि वो छुपा के लाया था उस आदमी की जांग में घोंप देता है और उसे एक जगह ले जाके बांध देता है। अब चारों तरफ शोर शराबा, चीख पुकार मस्ती है। घर की औरतें भी अपने पति की मदद करने के लिए, अपने पापा की मदद करने के लिए बाहर की ओर दौड़ती हैं। और अक्कू यादव और उसके साथी बारी बारी से उन औरतों का एक तरह से दुष्कर्म करते हैं, बलात्कार करते हैं। अब यहाँ से सीरियस अपराधों में अक्कू यादव की एंट्री हो चुकी थी। बात पुलिस के पास जाती है लेकिन पुलिस की मिलीभगत, फिर मामला आया गया हो जाता है। अब ऐसे ऐसे करके अक्कू यादव और भारत कालीचरण जो था, कहा जाता है कि लगभग उसने ऐसे अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए, ऐसे अपने जो भी विरोधी थे उनको ठिकाने लगाने के लिए लगभग उसने 40 से ज्यादा बलात्कार किए। उसमें कुछ औरतें, कुछ छोटी बच्चियां, यहाँ तक कि 10 साल की छोटी बच्ची भी शामिल थी। आप उसकी दरिंदगी या फिर उसकी जो मानसिकता है उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि
एक औरत जिसने अभी हाल में ही लगभग एक हफ्ते पहले एक बच्चे को जन्म दिया था, उसने उसके साथ दरिंदगी की, उसके साथ रेप किया और रेप होने के बाद उस औरत ने खुद को केरोसिन डाल के जला के मार लिया। अब पूरे जिले में या फिर आसपास के पूरे इलाके में अक्कू यादव का खौफ होने लगा। उसका खौफ इतना ज़्यादा, उसका आतंक इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लोगों ने या फिर खासकर बच्चियों को या फिर औरतों को बाहर निकलने या फिर बाहर पढ़ने के लिए जाने से रोक दिया। घर में कैद रहो या फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ रहो, बाहर मत जाओ। और लेकिन कहते हैं कि जुर्म की दुनिया में सुकून नहीं होता। ये बात का अंदाजा आप अक्कू यादव के जीवन से भी लगा सकते हैं कि उसे डर था कि कहीं ना कहीं उसके खिलाफ कुछ ना कुछ साजिश भी हो रही है। इसलिए वो कुछ जहां भी 10-5 लोगों को देखता इकट्ठा, उन्हें इकट्ठा नहीं होने देता था। यहाँ तक कि लोगों को खेलने नहीं देता था, जान से मारने की धमकी देता था, मार पिटाई या फिर ऐसी औरतों के साथ बदतमीजी वो करने लगता था। क्योंकि उसे डर था कि अगर लोग इकट्ठा हो गए तो उसकी जो दहशत की दुनिया है वो खत्म हो जाएगी। अब ऐसे ही कई सालों तक पुलिस की मिली भगत की वजह से अक्कू यादव अपने इलाके पे एक तरह से राज करता। उसकी गैंग दुकानों से या फिर घरों से या फिर जिससे भी मन होता रंगदारी, पैसा वसूलती, जमीन हड़प लेती और ऐसे ऐसे करके उस समय अक्कू यादव ने करोड़ों रुपए कमाए। ये तो था कहानी का पहला पहलू। अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पे। तो कालीचरण उर्फ अक्कू यादव का जुर्म और आतंक ऐसे ही बढ़ता जा रहा था। हाँ, लेकिन इन्हीं बीच उषा नारायण जो कि एक युवती थी, वो बाहर पढ़ाई कंप्लीट करके अपने गांव आती है। वैसे तो गांव वालों का मन नहीं था कि वो यहाँ पे रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ का माहौल कैसा है या फिर किस तरह की दरिंदगी होती है। और उषा अपने आप में एक बेबाक थी, निडर थी, साहसी थी और वो बाहर से भी पढ़ के आई थी, तो इस तरह के माहौल में वो कभी रही भी नहीं थी। तो घर वाले काफी मना करते हैं कि यहाँ मत आओ, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ जाती है और अपने घर आती है। उषा नारायण के घर आने के कुछ ही दिनों बाद अक्कू यादव का उषा के एक पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है और फिर वही अपने ही अंदाज में अक्कू उनके घर आता है और उनकी औरतों के साथ दरिंदगी करने की कोशिश करता है। तो जब वो अक्कू यादव चला जाता है तो उषा नारायण जो कि पढ़ी लिखी औरत औरत माफ कीजिएगा, पढ़ी लिखी लड़की थी और बाहर की दुनिया में रहती थी, तो वो उस औरत के घर जाती है और उन्हें पुलिस कंप्लेन करने को कहती है। लेकिन उस औरत के मन में इतना डर था कि वो मना कर देती है, तो उषा नारायण खुद से ही जाके पुलिस कंप्लेन कर देती है। अच्छा, पुलिस कंप्लेन कर तो देती है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये डर या फिर उसको यकीन था कि पुलिस की तो मिली भगत है, तो उसे पुलिस पे यकीन नहीं था। और बात उसकी सच भी होती है। पुलिस जो है अक्कू यादव को उषा नारायण का एड्रेस और नाम बता देती है। अब दोपहर का समय था, उषा के माँ बाप किसी काम से बाहर गए हुए थे और अक्कू यादव अपने कुछ गुर्गों के साथ हाथ में तेजाब की बोतल लेके उषा नारायण के घर पे आ धमकता है और फिर दरवाजा खटखटाने लगता है कि दरवाजा खोलो और गाली गलौज करने लगता है। तो उषा नारायण अंदर से दरवाजा नहीं खोलती है और पुलिस को फोन कर देती है और कहती है कि अक्कू यादव मेरे घर पे आया है, इसलिए मुझे जो एक पुलिस से औपचारिक सुरक्षा होती है वो प्रदान की जाए। तो पुलिस तो आएगी नहीं, ये आपको भी पता था। तो पुलिस नहीं आती है और धीरे धीरे दरवाजा वो लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब उषा नारायण को कुछ नहीं सोचता है, जो कि उसे लग गया था कि अगर मैं दरवाजा खोलती हूँ या फिर ये लोग तोड़ के कैसे भी अंदर आ जाते हैं तो मेरे साथ बहुत दरिंदगी करेंगे या फिर जो भी वो पहले किए थे वो ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो वो घर में जितने भी गैस थे उस किचन में दौड़ के जाती है, उसे एक आइडिया आता है और जितने गैस के स्टोव या फिर जो भी थे सबको खोल देती है और पूरे घर में गैस फैलने लगती है और दरवाजे पे कहती है जाके बिना खोले ही कि अगर तुम लोग अंदर आए तो मैं माचिस जला दूंगी और मैं तो मरूंगी, माफ कीजिएगा, मैं तो मरूंगी लेकिन तुम्हारे जितने भी गुर्गे या फिर जितने भी लोग हैं सब मर जाएंगे। तो शुरू में तो अक्कू यादव को लगता है कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन धीरे धीरे जब उसे गैस महकती है या फिर आभास होता है कि हाँ ये सच में कुछ ऐसा कर देती है, तो अक्कू यादव वहां से चला जाता है। अब शायद अक्कू यादव के जुर्म की जो इतने दिन से उसने ऐसा मुकाम हासिल किया था, उसमें शायद पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी लड़की ने या फिर किसी आदमी ने उसका ऐसा, खासकर एक लड़की ने, अकेली लड़की ने उसका ऐसा विरोध किया और उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। अब ये पूरे इलाके और पूरे आसपास के जितने भी गांव थे या फिर लोग रहते थे, सब में चर्चा का विषय था कि कैसे उषा नारायण
ने अक्कू यादव को भगा दिया। अब ये बात कहीं ना कहीं लोगों को, जो एक उनकी हिम्मत, उनका जज्बा मर गया था, उनको एक चिंगारी दे देती है और लोग इकट्ठा होने लगते हैं। लगभग सैकड़ों की भीड़ अक्कू यादव को खोजने निकलती है और उन पे लाठी डंडे पत्थर बरसाने की कोशिश करने लगती है। अब ऐसा पहली बार हुआ था कि अक्कू यादव, जो कि इतना कुख्यात, इतना दरिंदा था, वो डर के भागता है और डर के भागते हुए वो फिर चोर चोर मौसेरे भाई और अपने उन्हीं पुलिस दोस्तों के पास जाता है और उनसे कहता है मुझे गिरफ्तार कर लो। अब पुलिस भी मामले को देखते हुए, चूंकि लोगों में आक्रोश था, अब धीरे धीरे मीडिया या फिर पेपर के माध्यम से चीजें फैलने लगी थी, तो उनको गिरफ्तार करता है और 2004 में अदालत में पेश करता है। तो जैसे ही अदालत में पेशी होती है तो इधर इधर के लोगों में एक खबर पहुंच जाती है कि ये तो एक, मतलब पुलिस एक तरह से दिखावा कर रही है और आज ये अदालत से रिहा हो जाएगा। तो इतना सुनते ही फिर वो जो सैकड़ों की भीड़ थी एक बार फिर इकट्ठा होती है और जाती है कोर्ट। और शायद अक्कू यादव को भी ये बात पता थी कि आज मैं रिहा हो जाऊंगा। तो जब वो कोर्ट पहुंचता है और आसपास के लोगों को देखता है तो उसे एक लड़की या फिर एक औरत ऐसी भी दिखाई देती है जिसका उसने रेप किया था। और उस लड़की को देखते ही अक्कू यादव, उसे लगता है कि ये शायद गवाही देने आई है या फिर ऐसा कुछ। तो अक्कू यादव उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे गालियां देते हुए कहता है कि आज छूटते ही मैं तुम्हारे साथ फिर से वही सब करूंगा जो पहले कर चुका हूँ। तो ये इतना सुनते ही, चूंकि भाई उस औरत के साथ काफी कुछ गलत हुआ था, तो वो औरत जो थी वो आग बबूला हो जाती है और अपना चप्पल निकालते हुए अक्कू यादव की पिटाई करने लगती है और कहती है कि आज या तो तुम नहीं रहोगे और या तो मैं नहीं रहूंगी। और जैसे ही वो पिटाई शुरू करती है तो आसपास की 10-15 औरतें या फिर 20 औरतें और भी टूट पड़ती हैं। पुलिस मामले में बीच बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक तो सैकड़ों लोग भरी अदालत में अक्कू यादव को पीटने लगते हैं। और उन्हीं में से कुछ औरतें अपने साथ चाकू और कुछ हथियार भी लेके गई थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि अगर आज ये छूट जाएगा तो हम ही आज इसका काम तमाम कर देंगे। और उसी पिटाई के दौरान भरी अदालत में उन औरतों ने अक्कू यादव के ऊपर चाकू से लगभग 35 से ज्यादा वार किए और 15 मिनट के ही अंदर अक्कू यादव की मौत हो गई। यहाँ तक कि चश्मदीदों का मानना है कि कुछ औरतों ने तो उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी काट लिया था। अब शायद ये भारत में या फिर आज तक का ऐसा पहला मामला था, जहां तक मुझे पता है ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया कि कुछ लोगों ने या फिर 100-200 औरतों, बच्चों या फिर आदमियों ने मिलकर किसी आदमी को भरी कचहरी में चाकू से गोद कर या फिर चाकू मारकर हत्या की हो। मामला बहुत तूल पकड़ता है। अब जिस पुलिस को बहुत पहले ही हरकत में आना था अक्कू यादव के ऊपर, जो इसकी वजह से इतना सब कुछ हुआ, वो इन औरतों को गिरफ्तार कर लेती है। लगभग 15 औरतें, उसमें उषा नारायण भी शामिल थी, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। अब लोगों की भीड़ फिर से एक बार इकट्ठा होती है और साल 2013 में कोर्ट के सामने जाके धरने पे बैठ जाती है और आत्मदाह करने की धमकी देती है कि अगर इन औरतों को कुछ भी सजा हुई तो हम सब आत्मदाह कर लेंगे। तो लोगों के इतने दबाव होने की वजह से उन औरतों को भी बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। और अगर, मेरा तो ये मानना है कि अगर उसी समय पुलिस हरकत में आ गई होती जब उसके खिलाफ पहला कंप्लेन हुआ था, तो शायद बात इतनी आगे ना बढ़ती और कानून की या फिर ऐसी धज्जियां भी ना उड़ती और ऐसा दरिंदा भी शायद बन ना पाता। तो ये थी कहानी नागपुर के दुर्दांत अपराधी अक्कू यादव की। तो आज की कहानी में बस इतना ही। और आज शायद 1 से 1.5 साल बाद मैं कुछ ऐसे वीडियोस बना रहा हूँ, तो शायद क्या, जरूर ही कोई ना कोई गलती हुई होगी। तो अगर आपको भी कोई ऐसी गलती दिखी हो तो कमेंट में ज़रूर अपना कीमती सुझाव दीजिएगा। और आपसे फिर मुलाकात होगी कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।